नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में फुल हाउस, कई सारे मेहमान, कुछ लोग ऑनलाइन, कुछ लोग स्टूडियो में। तो जल्दी जल्दी मैं आपका परिचय करवा दूं इन लोगों से। इसके बाद आज हम कई विषयों पर बड़ी दिलचस्प और लंबी बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लूथरा। चंद्रशेखर, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आने के लिए। थैंक यू अतुल। इसके अलावा मेरे साथी विकास जांगला भी हैं स्टूडियो में। विकास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और तीन लोग हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं जिनमें स्मिता है, स्मिता शर्मा। स्मिता को आप लोग लगातार चर्चा में सुनते रहे हैं और लगातार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर आपने उनकी राय भी न्यूज़ लॉन्ड्री पर देखी है। बहुत बहुत स्वागत स्मिता। बहुत शुक्रिया अतुल, और आपके सभी दर्शकों को बिलेटेड हैप्पी दशहरा। मैं इस वक्त दिल्ली से बाहर हूं और शुक्रगुजार हूं कि आज आपके पैनल पर काफी सारे दिग्गज हैं, क्योंकि मैं यहाँ सबकी इनसाइट सुनने के लिए आई हूं। आज इनसाइट कम दूंगी मैं। हाँ, तो इसके अलावा जिस शख्सियत का मैं परिचय कराने जा रहा हूँ बहुत ख़ास हैं। हमारे साथ जगदीप छोकर हैं, जो कि एडीआर के संस्थापक सदस्य हैं। इसके अलावा आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। आप देश से बाहर हैं, फिर भी हमारे साथ जुड़े, टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ने के लिए। आज मुझे लिए बहुत खुशी है ये ज्वाइन करने में, लेकिन मैं संस्थापक नहीं हूँ, एडीआर का सह संस्थापक हूँ। सह संस्थापक कई सारे लोगों में एक आप भी हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है एडीआर का, जो हमारे 11 लोगों में से एक हूँ मैं जी। और साथ में संगीता बरुआ। संगीता सीनियर जर्नलिस्ट हैं, द वायर से जुड़ी हैं, आज हमारे साथ जुड़ी हैं। और इनसे जिस विषय पर हम बात करेंगे, बेसिकली संगीता और जगदीप छोकर दोनों लोगों से हमारी बातचीत का जो इनसे जुड़ने का, इनको बुलाने का एक मकसद था, वो था सिविल सर्विसेज को लेकर। संगीता ने एक स्टोरी भी की है। तो संगीता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। संगीता असम से हैं, लेकिन हम उनसे हिंदी में बात करवाएंगे। आप संगीता पूछ के देखिए। बहुत अच्छा। तो कई सारे इसमें आज अनाउंसमेंट भी हैं। दो बहुत ज़रूरी सूचनाएं मुझे देनी है। एक तो ये कि हमारा नया जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है, वो न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट दोनों का साझा इलेक्शन कवरेज कैंपेन जो है, अगले कुछ दिनों में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे जुड़ा है, इलेक्शन कवरेज से जुड़ा है। तो हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने में मदद करें, ताकि हमारी टीम ग्राउंड से वो खबरें आप तक ला सके जिनका लेना देना आप लोगों से है, जनहित से है, पब्लिक इंटरेस्ट से है, ना कि जो हमारा टेलीविज़न मीडिया या चैनल वाले करते हैं, वो उस तरह की खबरें जिनको कि जो भटकाने के लिए और जिनका बहुत ज़्यादा उस तरह से सीधा आपसे सरोकार नहीं है, लेकिन उनको दिखाया इस तरह से जाता है। उन खबरों से बचते हुए आपके लिए जो खबरें होती हैं वो करने की कोशिश करते हैं हम। दूसरी सूचना है, मैं पिछले 3-4 हफ्तों से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी का नया सब्सक्रिप्शन प्लान इस समय चल रहा है और बहुत लिमिटेड समय के लिए है, जिसमें सब्सक्रिप्शन की जो फ़ीस है, जो कीमत है, वो आधी कर दी गई है। 3 महीने की जो सब्सक्रिप्शन की फ़ीस थी पहले, वो करीब 900 रुपये जिसकी कीमत थी, वो अब 499 रुपये हो गई है। और 6 महीने की सब्सक्रिप्शन फ़ीस जिसका कीमत 1800 रुपये थी, वो 999 रुपये हो गई है। तो इसका भी आप फ़ायदा उठाएं। और हमारी टीम की कोशिश है, जैसा हम बार बार कहते हैं, कि न्यूज़ लॉन्ड्री बिना किसी विज्ञापन के, ना कॉरपोरेट के, ना सरकारी विज्ञापन के, किसी तरह का विज्ञापन नहीं लेता। केवल और केवल हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी मदद से न्यूज़ लॉन्ड्री चलता है। इसलिए भी ज़रूरी है कि आप हमें अपने सब्सक्रिप्शन से मदद करें। कई सारे विषय हैं। मैं चाहूँगा कि विकास, सबसे पहले जो सुर्खियां हैं, एक सुर्खी उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण, उसके बारे में आप बताएं, और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी। आज की हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण सुर्खी जिस पे हम चर्चा भी करने वाले हैं, वो ये है कि सरकार ने एक फैसला लिया है। जो सरकारी अधिकारी हैं, उसके सिविल सेवा अधिकारी हैं, उनको रथ प्रभारी बनाने का। और इसके लिए 18 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय की ओर से एक सर्कुलर जारी हुआ, नोटिस जारी हुआ जी। उसमें कहा गया कि विभागों से कि अपने अपने जिलों से आप हमें संयुक्त सचिव के, निदेशक और जो उप सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनके नामांकन भेजें जी। इनके नामांकन इसलिए भेजे जाएं ताकि इन लोगों को, जो पिछले 9 सालों में सरकार ने जो योजनाएं चलाई और वो किस तरीके से ग्राउंड पर पहुंची हैं, नहीं पहुंची हैं, इनको जैसे पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है, उस तरीके से इनको एक रथ दिया जाएगा और उसमें सब स्कीमों का जिक्र होगा और उनको इनका रथ का प्रभार होगा।
उनकी देखरेख में ये सारा आयोजन होगा। तो ये देश के जो 700 से ज़्यादा जिले हैं उन सब जिलों में एक एक रथ प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, और जैसा कि विकास ने बताया कि वो सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी होंगे। सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा, मैं उस तरह का कोई टेक्निकल सवाल ना करते हुए, ये अपने आप में, और जगदीप छोकर साहब हैं हमारे साथ, इन्हें एक ग्रुप ने एक लेटर भी लिखा है प्रेसिडेंट को इसके खिलाफ, इस पर रोक लगाने के लिए। उसमें छोकर साहब भी शामिल हैं। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि ये क्यों अनप्रेसिडेंटेड है, क्यों बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको स्टील फ्रेम कहते हैं, आमतौर पर जो इनविजिबल रहती है पब्लिक की आंखों से, उसको सरकार एकदम से सामने या एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। तो क्यों, इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या खामियां हैं, और इसके क्या दूरगामी दुष्परिणाम या सुपरिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, हमारे संविधान में ये देश के 3 स्तंभ हैं, एक न्यायपालिका, एक विधायिका और एक कार्यपालिका, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जी। एग्जीक्यूटिव के 2 हिस्से हैं। एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो के मंत्री लोग हैं, जो चुनाव जीत के आते हैं और 5 साल तक अपना अपना काम संभालते हैं, फिर वो पार्टी बदलती है या उनको कोई उसकी जगह किसी और को मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, जो परमानेंटली रहते हैं, जैसे आईएएस के लोग हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के लोग हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग हैं। इसको पुराने जमाने में सरदार पटेल के समय में कहा गया था दी आयरन फ्रेम। जी। कि सरकारें, राजनीतिक सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो परमानेंट सरकारें हैं वो नहीं आती जाती, वो परमानेंट हैं, और वो दूसरे लोगों को, राजनीतिक सरकारों को ये बताती है कि साहब पहले क्या हुआ था, कानून क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल होना चाहिए। उनके लिए संविधान में आर्टिकल 311, 312 भी है, जिसमें उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है कि अगर वो किसी मंत्री का कहना ना माने तो भी उनको मंत्री जी अपने आप नहीं हटा सकते। उनको हटाने का एक संवैधानिक तरीका लिखा हुआ है संविधान में। तो ये वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है उसको राजनीति में लाने का तरीका है, जिसके बारे में पहले भी हो चुका है, जिसको कहते हैं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। पहले कमिटेड जुडिशरी की बात हो चुकी है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात इंदिरा गांधी के टाइम में भी हुई थी, लेकिन इतनी खुल्लम खुल्ला नहीं हुई थी। बल्कि अगर हम ये याद करें कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन रद्द किया गया था वो इसी बात पे किया गया था कि उन्होंने कुछ सरकारी मुलाजिमों की मदद दी अपने इलेक्शन में। जी। इस जो अभी हो रहा है इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है, उनका काम है सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना। बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव का काम है, लेट मी सॉर्ट ऑफ गो बैक अ मिनट, विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, बिल्कुल, और न्यायपालिका का काम है कानून को इंटरप्रेट करना। ठीक बात। तो कार्यपालिका का काम है कि कानून को लागू करें। सर, ये पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि भाई फलानी योजना चलनी चाहिए, तो कार्यपालिका का काम है कि उस योजना को चलाए। अब कार्यपालिका को कहा जा रहा है कि उस योजना को चलाओ या ना चलाओ वो तो बात की बात है, पहले ये प्रचार करो कि ये योजना है और बड़ी अच्छी है। तो मैं अच्छी है कि खराब है मैं नहीं जानता, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो यही बताना होगा ना, जो रथ लेके निकलेंगे वो क्या कहेंगे, मेरी बड़ी अच्छी है। हाँ, प्रचार करना कार्यपालिका का काम नहीं है, कार्यपालिका का काम है काम करना।
प्रचार करने के लिए तो DABP है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है और संस्थाएं हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ। तो पहले तो ये कार्यपालिका को कहा जा रहा है कि कार्य मत करो, प्रचार करो, ये गलत है। दूसरी बात ये है कि सरकारें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अब एक सरकार 5 साल से है, 2019 से एक सरकार है, उससे पहले एक सरकार 2014 में बनी थी जी। उससे पहले एक सरकार 2009 में बनी थी। तो ये जो 9 साल का समय ये चुना गया है कि 9 साल में जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, ये अपने आप में एक शक पैदा करता है कि सरकार की योजनाएं तो 9 साल पहले तो शुरू नहीं हुई। सरकार की योजनाएं तो 1951 में शुरू हो गई थी। अगर सरकार की योजनाओं की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो पिछले 50 साल से चल रही, मैं जानता हूं क्योंकि मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, मुझे याद है। हाँ। तो या तो आप सब सरकार की योजनाओं का प्रचार कीजिए, लेकिन सिर्फ 9 साल की योजनाओं का प्रचार कीजिए। दिस अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज अ डेड गिव अवे, कि ये पॉलिटिकल काम है। और जो चिट्ठी मैंने और डॉक्टर EAS शर्मा ने राष्ट्रपति जी को लिखी है जी। उसमें हमने सरदार पटेल के एक पैराग्राफ को भी कोट किया है, जिसमें लिखा है कि सरकारी अधिकारियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम ये 9 साल का पीरियड देखते हैं तो इससे तो कोई संदेह नहीं रहता कि ये क्या बात है, ये तो राजनीति की बात है ना। 9 साल से एक राजनीतिक दल की सरकार है। अगर टोटल सरकार की बात कर रहे हैं तो आप या तो 5 साल की करिए या 4.5 साल की करिए या फिर पिछले 50 साल 70 साल की करिए। जी, ठीक बात। तो ये दिक्कत है। थोड़ा सा मैं और वैसे जी संगीता जी ने इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है, उनको ज्यादा पता है मेरे से इसके बारे में। तो संगीता से ही जान लेते हैं। संगीता, एक तो पहले आप की पहली प्रतिक्रिया जान लेते हैं, जो आपने रिपोर्ट की उसमें क्या चीज़ें आपको नज़र आई, और फिर मैं थोड़ा सा इसके लीगैलिटी पर जाऊंगा कि क्या इसमें इस तरह की चीज़ जो कि बातचीत से लग रहा है, छोकर साहब की बातचीत से निकल के आया कि एक तरह से असंवैधानिक काम है, जो संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ जाकर ये चीज़ हो रही है। तो हमारे पास या सिविल सोसाइटी के पास या ऑपोजिशन ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत कड़ा पत्र भी लिखा है इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को, तो वो भी एक चीज़ है, ये जानकारी दे दूं मैं। उसकी लीगैलिटी पे बात करेंगे कि लीगल रेमेडीज क्या हो सकती हैं इस तरह की चीज़ों से बचने, क्योंकि इसके दुष्परिणाम, इसके परिणाम बहुत दूरगामी है। संगीता जी, जगदीप जी ने जो कहा एकदम 100% सही कहा है। इनकी ऑब्जर्वेशन जो है, मैं बस वो सर्कुलर पे थोड़ा सा नजर डालना चाहूंगी। उसमें कहते जो लैंग्वेज है, जैसे उन्होंने कहा कि सेलिब्रेट करना और अचीवमेंट्स दिखाने के लिए, मतलब अगर सरकार के मुलाजिमों को कहा जाता है कि आप लोगों में प्रचार करिए कि ये स्कीम्स हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक अलग बात है। बट ये अगर खाली 9 साल का अचीवमेंट्स और सेलिब्रेशन और रथ प्रभारी जैसे शब्द जो हम सुनते हैं बीजेपी के पार्टी में सुनते हैं, हम कोई पन्ना प्रमुख हो गया, कोई प्रभारी हो गया, लेकिन ये शब्द अब हम सर्कुलर्स में दिख रहे हैं, गवर्नमेंट इशू कर रही है। तो इसमें थोड़ा सा वो पॉलिटिसाइजेशन जो है वो बहुत क्लियर है। और बात तो मैंने जो लेख लिखी थी, जो जगदीश जी ने कहा है, वो उसमें मतलब मैंने इसको, वो जो उन्होंने कहा इंदिरा गांधी वाला टाइम का जो बात कहा, वो जो उसका मैंने जिक्र किया, क्योंकि सभी ने, जिसको भी ये सर्कुलर पहले दिखा, वो शॉक वैल्यू के वजह से ही इतना वायरल हुआ कि एंड उसमें लोगों का वो एक जो मेमोरी है उसको जगाया। क्योंकि आप देखिए 1971 में इंदिरा गांधी ने 2 चीजें करी। एक तो उनके जो पर्सनल जो सेक्रेटरी थे यशपाल कपूर जी, तो वो उनको इलेक्शन के काम पे लगाया, और वो यूपी सरकार के मुलाजिम थे। बट और दूसरी बात ये है कि यूपी सरकार के कुछ एम्प्लॉइज को जैसे रैली में मदद करने और ये सब कुछ और प्रचार में, इलेक्शन प्रचार में लगाया।
जो आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नहीं लगा सकते, वो नहीं कर सकते, आप रूल भंग कर रहे हैं। तो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो जो डायरेक्टिव दिया, उनको 6 साल से इलेक्शन लड़ने के लिए जो रोका था, वो उसमें टेक्निकलिटी में पकड़ा। जैसे मिस्टर कपूर जो जनवरी मेरे ख्याल से 7 तारीख को 1971 में उन्होंने फुल ऑन का वो इलेक्शन उसमें लगा, लेकिन 25 जनवरी 1971 तक वो गवर्नमेंट के रोल्स पे थे एज एम्प्लॉय। तो वो जो 15 दिन का वो जो टेक्निकलिटी था, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो उसको पकड़ा। और सो टेक्निकलिटी के वजह से ही इंदिरा गांधी को ये सामना करना पड़ा। लेकिन अब हम जब देख रहे हैं, एक टेक्निकलिटी के वजह से ही शायद ये सरकार का जो सर्कुलर है वो लीगल चैलेंज से बच जाए, क्योंकि वो सरकार गवर्नमेंट का सर्कुलर इशू कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सर्कुलर इशू कर रहे हैं। तो ये टेक्निकलिटी जो एक है, मतलब अपने गवर्नमेंट, अपने सरकार अपनी एम्प्लॉइज को कह रहे हैं कि आप ये काम करिए, और सरकार के स्कीम्स है, ठीक है। तो मुझे लगता है, मैंने बात सीनियर लॉयर मिस्टर हेगड़े से भी, संजय हेगड़े से भी किया था। उन्होंने भी ये बात कहा कि शायद आप नोमेनक्लेचर पे मत जाइए, क्योंकि ये सरकार का सर्कुलर है और ये सरकार उनको अपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को ये सर्कुलर भेज रही है और अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो मुझे लगता है वो टेक्निकलिटी में जैसे इंदिरा गांधी को फंसी थी, ये टेक्निकलिटी में बच जाएगा, लगता है। ठीक बात। मैं आगे बढ़ूं, जो बात कर रही थी अभी संगीता, उसमें एक अभी हाल फिलहाल की एकदम घटना है जो जिसमें बीजेडी के एक से जुड़े एक अधिकारी थे जो कि वीके पांडियन, उन्होंने वीआरएस लिया और उसके अगले ही दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली और उनके लिए एक पद क्रिएट कर दिया गया, पोजीशन क्रिएट कर दी गई पार्टी में। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्शन है या जुड़ाव है, ये चीज़ें अंदर खाने में चलती रहती हैं। आप छोकर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? उससे पहले मेरा एक सवाल है जो स्मिता और विकास, आप दोनों लोगों से मैं जो करना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी है, कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो खाली मिस कॉल पे आधारित पार्टी है कि अब इतनी बड़ी इस देश की ब्यूरोक्रेसी को भी पार्टी के प्रचार में लगाया जाए? पार्टी इतना बड़ा प्रचार तंत्र अपने पास है, 10 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप का रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड इनका अपना दावा रहा है। इतनी बड़ी संख्या वाली पार्टी को अभी ब्यूरोक्रेसी के प्रचार के सहारे की ज़रूरत है, क्यों है, और या फिर ये सब एक शगुफा बनकर रह गया है? स्मिता और विकास। सबसे पहले तो मैं संगीता को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी जिनकी रिपोर्ट की वजह से इतनी खलबली मची है, और वो जिस बात का जिक्र कर रही थी, वो संजय हेगड़े को कोट करते हुए उनकी रिपोर्ट को मैं पढ़ रही थी। ये जो फाइन लाइन है कि सरकारी स्कीम्स के प्रोपोगेट करने के लिए अगर आप सरकारी अफसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद ये कानूनी रूप से अवैध नहीं है। देखिए, इसमें अतुल, आपके सवाल का जवाब देने के पहले एक तो मैं ये भी कह दूं कि कोर्ट में अगर ये मामला पहुंचता भी है, कोर्ट्स की जो सूरत हाल है, कोर्ट्स में कौन सा मामला कितना वक्त ले, कहां तक पहुंचे, इस पर आज की तारीख में जो है हम लोगों की ऐसी भी हाई ट्रस्ट फैक्टर्स हैं, डेफिसिट है। दूसरी बात है, देखिए, ये इसका आपने जो सवाल पूछा उसका सीधा सा जवाब है, दिस इज अ पावर हंग्री पार्टी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये पार्टी खुद इस बात पर गर्व करती है कि हम इनको इलेक्शन मशीन कहते हैं। मोदी जी इस बात का जिक्र करते हैं कि वो सोते ही नहीं है, वो दिन भर काम करते हैं। और आप देखें कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि अ गुड वाइन नीड्स नो बुश, कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको ज्यादा ताल ठोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम एक ऐसे एक ऐसे टाइम पीरियड में रह रहे हैं जहां इंडिविजुअली भी हर कोई इंस्टा पे रील बनाकर अपने आप को प्रमोट कर रहा होता है। जर्नलिस्ट यूथ कवर करने जाते हैं तो खुद ही को प्रमोट कर रहे होते हैं। और अगर आप देखें कि मतलब नेताओं की बात तो जितनी कम की जाए उतनी कम है। सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज आज की तारीख में जिस तरह का पैसा स्पेंड कर रहे हैं ऑन पब्लिसिटी, डिपेंडिंग ऑन कि किसके पास कितनी हैसियत है, कितना पैसा थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसके पास आ रहा है। लेकिन ये जो ब्रेजननेस है ना, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस ऑफ मोरालिटी, क्वेश्चंस ऑफ ब्रेजननेस बहुत जरूरी हो जाता है। एक पार्टी आप देखें,
आप G20 से लेकर, आप ट्रेन उद्घाटन से लेकर, आप कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं पब्लिसिटी करने के लिए। आप सुलभ शौचालय चले जाए तो वहां पे भी आपको होर्डिंग्स दिखेंगे प्रधानमंत्री जी के। आप किसी छोटे से छोटे, आप पेट्रोल पंप में चले जाए तो वहां पर भी होर्डिंग्स दिखेंगे। इट इज अनमिसेबल। आप किसी भी शहर में, आप कहीं भी चले जाएं। एसएससी की नौकरियां जो है ग्रेड 3 और 4 की, उसके सर्टिफिकेट भी प्रधानमंत्री बांटते हैं एक आयोजन मतलब में। वैक्सीन सर्टिफिकेट में भी आपकी तस्वीर थी कोविड में। तो क्या कहें हम। तो इतनी पब्लिसिटी के बाद, जहां हजारों करोड़ों का खर्चा सिर्फ चुनाव लड़ने में नहीं हो रहा है, चुनावों की प्रचार में किया जा रहा है, और एक ऐसे वक्त में जब आपके अहम राज्यों के चुनाव अनाउंस घोषित कर दिए गए हैं, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू है, तब ऐसी खबरों का आना मुझे लगता है कि ये दिखाता है। देखिए, हमें इस बात को तो डिनाई हम नहीं कर सकते कि आज की तारीख में हर चीज में राजनीतिक ध्रुवीकरण है। हमारे आपके ड्राइंग रूम में है, वो आज नौकरशाही में है, वो आज स्पोर्ट्स में है, वो आज आर्ट्स में है। हम बहुत ही डिवाइडेड हैं इस तरीके से पॉलिटिकली आज की तारीख में। और ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स लिव इन अ डिफरेंट ककून। उनकी अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं, एविड इंटरेस्ट्स हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, एफिनिटीज हैं। लेकिन एक पूरे फोर्स को अगर आप एक पार्टी के तहत अगर आप पॉलिटिसाइज करते हैं, तो ये निश्चित रूप से जो हमारी ऑलरेडी स्टील स्पाइन, आयरन फ्रेम, वो बहुत कमजोर होती हुई नजर आई है, बेंड होती हुई नजर आई है पिछले काफी दशकों से। उसकी तो आप फिर मतलब हालत और भी बद से बदतर हो जाएगी फिर। ठीक बात। विकास जी विकास शेखर जी सर, मुझे लगता है सर ये मामला जो है, मतलब जैसे, तो ये इसके लिए मैंने 3 शब्द निकाले हैं: आचार, प्रचार और व्यवहार। इसके इर्द गिर्द का ही पूरा मामला है। एक आचार युग था, जब बहुत बड़े बड़े नेता हुए, वो कैसा आचरण करते थे उस हिसाब से आगे चलता था। और अब प्रचार युग है, सब लोग प्रचार में जुटे हुए हैं। और व्यवहार का मामला है कि किस तरीके से व्यवहार में चीज़ों को लाया जा रहा है, किया जा रहा है। और जहाँ तक बात है सिविल सर्वेंट की उनकी, तो सिविल सर्विसेज सर 2 तरीके से गवर्न होते हैं। एक ऑल इंडिया सिविल सर्विस का उनका कंडक्ट है, और एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनका, उसके तरीके से। और दोनों में ही साफ साफ लिखा है कि पॉलिटिकली न्यूट्रल होने चाहिए। हाँ। और ये रूल भी जो है के संथानम कमेटी ने बनाए थे। के संथानम कमेटी जो है देश के जब होम अफेयर्स मिनिस्टर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने बनाई थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी से बीजेपी का ठीक ठाक नाता है, क्लेम तो करते हैं कम से कम। तो मुझे लगता है उन्होंने शायद शास्त्री जी की बात ही पढ़ लेनी चाहिए थी कि इनको दूर रखा जाए इस तरीके की राजनीति और उन सब से। ठीक तो यही मामला है सारा। एक चीज़ और जो जिसका इशारा ही कर रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जिस टाइम पे ये बने, उस समय पर जो पार्टी थी पावर में, वो इतनी पावरफुल थी कि वो कुछ भी अपने फेवर में, या कम से कम इस तरह से तो बना ही सकती थी कि जो केवल और केवल उसको फेवर करता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। बहुत सारी चीज़ों में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को महत्व दिया गया था, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड को महत्व दिया गया था। अभी इन सब चीज़ों को दरकिनार करके केवल और केवल सत्ता किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार जो सत्ता हासिल करने की भूख है, वो एक दिख रही है। शेखर, देखिए, ये तो उसी तरह से, अगर मैं क्रिकेटिंग सेंस में कहूँ, कि ललित मोदी को ला करके बताया जाए और बिठाया जाए और कहा जाए कि क्रिकेट बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कभी स्पॉट फिक्सिंग नहीं हुई, कभी किसी टीम में कोई गड़बड़ नहीं हुई किसी मैंने कि ये उसी तरह की चीज़ है। बट बाय एंड लार्ज जितनी भी बात मैंने सुनी और जितना सुनकर लगता है, बड़ी हैरानी होती है कि अगर आप इस तरह से, मतलब कि दिस इज़ काइंड ऑफ मैच फिक्सिंग इन माई टर्म्स, कि आप अगर अपनी ही जो 9 साल से आपने जो किया है, जो मतलब कि लोग अंधे थे, लोग सुन नहीं सकते थे, आपकी किसी पॉलिसी को समझ नहीं पाए, और अब आपको बताने की भी ज़रूरत पड़ रही है। इट्स लाइक आफ्टर ए मैच आपको पूरी दुनिया को फिर से बताना कि भारत जीत गया, भारत ने इतने रन किए, इतना ये सब कुछ किया। मतलब कि आपको इतने दिन तक पता ही नहीं था कि वर्ल्ड कप में हुआ क्या है। बाकी समवेयर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि ये लाल बहादुर शास्त्री से ही सीख लिया होता, शायद उन ग्रेट से, लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल, जिनको तो ये सरकार अपना ही मानती है, उनसे सीख लिया होता कि किस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से उनकी लॉयल्टीज़ को न्यूट्रल रखा जाए। ठीक बात। छोकर साहब, आपने सुना, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, इसके बाद मेरा अगला सवाल होगा आपसे। हाँ, मैं कहना चाह रहा था ये, एक तो संगीता ने बहुत अच्छा कहा, जो उन्होंने लिखा भी था कि संजय हेगड़े ने ये कहा है कि इसमें शायद ये एक लूप होल है जिसकी वजह से ये लोग बच जाएं। मैं संजय हेगड़े जी का बहुत
आदर करता हूं और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। नहीं, पहली बात तो ये थी कि अगर ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा। डॉक्टर EAS शर्मा और मैं, जिन दोनों ने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है, हम लोग कोर्ट में एक PIL दायर करेंगे। ब्रेकिंग ये न्यूज, फैसला आज चर्चा में ब्रेकिंग न्यूज है ये जी। हम ब्रेकिंग न्यूज है ये। हालांकि मुझे तो पिछले करीब 6 घंटे से पता है, लेकिन क्योंकि मैं विदेश में बैठा हूँ इसलिए मुझे किसी से बात करने का मौका नहीं लगा। तो डॉक्टर शर्मा और मैं एक PIL दायर करेंगे इस मामले पे। बिल्कुल, ये फैसला हो चुका है, ठीक बात। तो कोर्ट में ये जाएगा और हम लोग अगर जरूरत पड़ेगी तो संजय हेगड़े से भी बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, हमारे सहानुभूतिकार हैं। हम लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये लूप होल तो है, लेकिन सवाल ये है कि एक चीज है, उसको कहते हैं लेटर ऑफ द लॉ, दूसरी चीज है स्पिरिट ऑफ द लॉ। स्पिरिट ऑफ द लॉ क्या है, और क्या वो स्पिरिट ऑफ द लॉ इस बात से कि 9 साल के बारे में बताओ, 10 साल के पहले बारे में मत बताओ, हाँ, उससे क्या स्पिरिट ऑफ द लॉ वायलेट होता है, ये हम कोर्ट में आर्ग्यू करेंगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक बात। तो पहली बात तो ये कि लूप होल तो मैं भी वैसे जब से मैं प्रोफेसर होने से रिटायर हुआ था उसके बाद मैं वकील हूँ आजकल। अगर कोई भी एक प्रोफेशन मैं क्लेम कर सकता हूँ वो वकील का है। मैं रजिस्टर्ड वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में जी। तो मैं वकील हूँ। हर कानून का इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। बस सवाल यह है कि आप अदालत को कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। कि ये कानून की स्पिरिट के खिलाफ है। हम लोग उस पर आर्ग्यू करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। दूसरी बात, अभी जो कहा गया कि ये तो मैच फिक्सिंग है कि लोगों को बता रहे हैं कि हम मैच जीत गए हैं और इस वजह से जीते हैं कि बिशन सिंह बेदी ने ऐसी बॉल फेंकी कि वो क्या नाम था उसका, जो मैं नाम ही भूल रहा हूँ, वो जो जिसके मैक्सिमम रन का रिकॉर्ड बहुत दिन रहा, पाकिस्तानी बैट्समैन था। तो जो भी है जी जी। तो ये बताना कि हमने पिछले 9 साल में हमारी इतनी ये योजनाएं सक्सेसफुल रही हैं, इनको सेलिब्रेट करो कि भाई अगर किसी फार्मर की इनकम डबल हो गई है या 3 गुनी या 10 गुनी हो गई है, हाँ, तो उसको तो पता है ना कि हो गई है। तो ना उसको एहसास नहीं हो रहा कि उसकी जेब में पैसा है। उसको बताना पड़ेगा कि तेरी जेब में पैसा है। पता नहीं है। जैसे कि अतुल चौरसिया के बैंक में 15 लाख रुपए आ गए हैं, लेकिन ये नादान है कि इनको पता ही नहीं है कि इनके बैंक में 15 लाख रुपए आ गए। तो ये चुनाव के टाइम पे ही बताना पड़ेगा कि हमारी योजनाएं कितनी सफल रही हैं। ये मैं नहीं समझता कि किसी भी कानूनी आर्गुमेंट में जी ये माना जा सकता है कि ये एक नॉर्मल बात है। ठीक बात। इस पॉडकास्ट का वीडियो वाला हिस्सा हम यहाँ पर रोकेंगे, इस पॉडकास्ट का, और ये हिस्सा जारी रहेगा। इस विषय पर हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। तो जो भी हमारे श्रोता हैं वो इस पॉडकास्ट को अपने पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुने। वीडियो का हिस्सा हम यहीं पर रोकेंगे।